तो ये 10 मिनट की वीडियो आपको एक एमसीयू फैन से रियल मार्वल फैन बनाने के लिए काफी है, क्योंकि आज हम मार्वल मल्टीवर्स के हर एक सर्वोच्च बीइंग की पोजीशन पर बात करेंगे। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि उनका इस मल्टीवर्स में वजूद क्या है। मार्वल मल्टीवर्स में कुछ बीइंग ऐसे हैं जो सिर्फ एक सिंगल एंटिटी हैं और कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो एक लिविंग कॉन्शियसनेस के साथ अपनी फिजिकल बॉडी में रहते हैं, जैसे डेथ या लेडी डेथ, इटर्निटी, इन्फिनिटी और केओस। जिन्होंने मार्वल कॉमिक्स पढ़ी है वो जानते हैं कि मल्टीवर्स इन्फिनाइट है, न जाने कितने अर्थ हैं और न जाने कितने हीरोज और विलन्स हैं। हर एक अर्थ पर उनकी एक कोई सिटी होती है जहां हीरोज वर्सेस विलन का आमना सामना होता ही रहता है, चाहे वो अवेंजर्स लेवल पर हो या स्ट्रीट लेवल पर। ये केओस हमेशा अच्छाई और बुराई के बीच में बना रहता है। ये कॉस्मिक नेसेसिटी है जो अपने से बेहतर और अपनों को बेहतर करने की एक संतुलित व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को संतुलित बनाने के लिए धीरे धीरे कॉस्मिक बीइंग सामने आने लगे थे। इनमें ये जितने भी हैं सब पावरफुल हैं और सब अपने पोजीशन बाय काम करते हैं, लेकिन इनमें कोई ऐसा नहीं है जो सबके सामने आकर बोले कि वो ही सर्वोच्च है। और अगर ऐसा होता है तो वो गॉड यूनिवर्स के क्रिएचर्स में आ जाता है जिसने प्लेनेट पे जन्म लिया हो। साथ ही एक प्राउड भी उसके अंदर आता है जो उस भगवान को एक शैतान बनाने के लिए काफी है। इसीलिए शुरुआत से बात करते हैं कि मार्वल मल्टीवर्स में हर एक बीइंग का स्तर क्या है। तो चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही वीडियो को लाइक, हाइप, कमेंट भी कर देना पूरी वीडियो देखने के बाद। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले निचले स्तर की बात करते हैं और इनमें वो क्रीचर आ जाते हैं जिन्होंने प्लेनेट पर जन्म लिया है, जैसे ह्यूमन, स्क्रल, टाइटन, क्री, म्यूटेंट और लिस्ट में बाकी भी नाम है, लेकिन समझने के लिए यही काफी है। खैर, इनमें ह्यूमंस ही ऐसे हैं जिनमें ना ही कोई सुपर पावर होती है और ना ही इन्हें बाय बर्थ कोई मैजिक मिलता है, लेकिन कमजोर होने के बावजूद ये अपने साहस, जिद्दीपन, चालाकी, तेज दिमाग और अपने को बेहतर करने की जो इच्छा होती है उससे ये गॉड तक को झुका देते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल कॉमिक्स में भर भर के हैं, जैसे डॉक्टर डूम जो पैदा हुआ एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह, किसी तरह की कोई शक्तियां नहीं थी, ना ही कोई पावर थी, लेकिन जैसे जैसे विक्टर वॉन डूम की कहानी आगे बढ़ी उसने मल्टीवर्स की इंटायर हार्मनी को खत्म होने से बचाया। भले यहाँ डॉक्टर डूम का तरीका गलत था, लेकिन इसके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं था। डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर की पावर को चुरा लिया था और एक इकलौता गॉड जिसका वजूद पिछले मल्टीवर्स से था, जी हाँ गैलेक्टस, उसको भी डॉक्टर डूम ने मार दिया। फ्यूचर के 30वीं सदी में जब कैंग ने ऑल टाइम को स्टडी किया तब उसे डॉक्टर डूम ही सिर्फ एक मर्द लगा। और हाँ, यहाँ पर कैंग द कॉन्करर भी इस एग्जाम्पल पर फिट होता है। ये एक ऐसा डरपोक बच्चा था जिसे लोग बुली करते थे और इससे परेशान होके वो अपने आप को एक बार मार भी चुका है, लेकिन इसके बाद कैंग की कहानी ऐसे पलटी कि उसने अरबों सालों तक मार्वल मल्टीवर्स पे रूल किया, हर एक टाइमलाइंस को रीराइट किया और हर एक इवेंट को ऐसे डिजाइन किया कि कोई बड़ी से बड़ी सर्वोच्च एंटिटी यहाँ पर इंटरफेयर न कर पाए। इनमें डॉक्टर स्ट्रेंज का भी नाम है जो एक समय एक नॉर्मल सर्जन थे, लेकिन इनकी कहानी ऐसे बदली कि उन्होंने कई गॉड्स को हराया और यूनिवर्स को क्रिएट किया। इसका एक एग्जाम्पल हमने व्हाट इफ सीरीज में देखा है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज एक लिविंग यूनिवर्स बन गए हैं। साथ ही इनमें टोनी स्टार्क का भी नाम आता है, क्योंकि ये बंदा प्लेबॉय, आवारा, खुदगर्ज एक ऐसा इंसान था जो अपने बारे में सोचता था, लेकिन वो आयरन मैन बना, इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज किया और एक गॉड को उसके वजूद से मिटा दिया। बस ह्यूमंस की ये 60-70 की लाइफ बाकी ह्यूमंस के लिए एक वजह बनती है और उन्हें मजबूत बनाती है कि उनके पूर्वज ने उन्हें क्या दिया था। फिर इसके बाद आते हैं कुछ सुपर ह्यूमन बीइंग्स जिन्हें बचपन से ही पावर मिलती है, जैसे स्क्रल, म्यूटेंट, इनह्यूमंस और कुछ एलियंस भी। अब अगर यहाँ एमसीयू की बात करें तो सबसे पहला नाम आएगा थैनोस का। ये मैड टाइटन इतनी हिम्मत रखता है कि ये पूरे यूनिवर्स को मिटाकर एक नया यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है, लेकिन इस काम के लिए इसको इन्फिनिटी स्टोन्स की जरूरत है। एमसीयू में हमें ये संभावना देखने को नहीं मिली, लेकिन किंग थैनोस जो सीक्रेट वॉर्स में दिखाया जाएगा उसके लिए इसी संभावनाओं पर काम हो रहा है, जहां थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स को कॉन्कर कर लिया है और उसने अपने लिए एक यूनिवर्स बना लिया है। गॉड की तरह उस यूनिवर्स पे राज कर रहा है और उस यूनिवर्स के जितने भी हीरोज और विलन हैं वो इस किंग थैनोस को पूज रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कॉमिक्स में जब थैनोस ने पूरे यूनिवर्स को मिटाया था तो उसके पीछे एक मोटिव था, अपनी गर्लफ्रेंड लेडी डेथ को खुश करने का, और उसने पूरे यूनिवर्स को मिटा भी दिया था। अब जब पूरे यूनिवर्स की डेथ कर दी गई तो लेडी डेथ का भी वजूद मिटने लगा। उसका वजूद तभी था जब तक यूनिवर्स में डेथ की साइकिल चलती रहे। खैर, थैनोस पूरी तरह से अकेला हो गया और उसने इस चीज को समझा और उसने यूनिवर्स का क्रिएशन फिर से शुरू किया।
फिर इसमें एक ऐसे म्यूटेंट का नाम आता है जो अपने आप को गॉड का अवतार बताता है, जी हाँ, अपोकलिप्स। फिर इसके बाद गॉड, डीमन, मिस्टिकल क्रिएचर आते हैं और इनमें ओडन, थॉर, लोकी, हेला, जूस, हरकुलिस, मफिस्टो, डोरमामू, ओलाइथ भी आते हैं। ये सभी अपने डायमेंशन और रेल्म से कंट्रोल करते हैं और अपनी मैजिकल पावर से कॉस्मिक स्केल पर चीजों को बैलेंस रखते हैं। इनमें वांडा, डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर डूम के अल्टीमेट वर्जन को भी रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज का सुप्रीम स्ट्रेंज वाला वर्जन, वांडा का स्कारलेट विच वाला और डॉक्टर डूम का गॉड एम्परर डूम वाला। क्योंकि अब यहाँ ये सिर्फ ह्यूमन नहीं रह गए बल्कि एक गॉड लाइक बीइंग बन गए हैं जो मात्र अपनी पावर से मल्टीवर्स को मैनिपुलेट और रीराइट कर सकते हैं। मफिस्टो के पास भी अपनी एक डायमेंशन है, वो वहां से रूल करता है। डोरमामू के पास डार्क डायमेंशन है जो मल्टीवर्स में एक तरह की डार्क एनर्जी को संचालित करता है। ओडन के पास जो रेल्म है वो एसगार्ड है और जहां ओडन फोर्स काम करती है। ओडिन फोर्स के साथ एसगार्डियन को 9 रियासतों की देखरेख के लिए उनकी फिजिकल अपीयरेंस के साथ चुना गया है। फिर इसके बाद आते हैं कॉस्मिक बीइंग्स जो कॉस्मिक स्केल पर काम करते हैं। इनके जैसा हर कोई कहीं पैदा नहीं हो सकता। मल्टीवर्स में सिर्फ ये एक ही प्रजाति होती है। जैसे एमसीयू में हमने देखा अमेरिका चैविस को, गैलेक्टस को, वैसे ही वॉचर भी है जिसको हम कॉमिक्स और व्हाट इफ सीरीज में देख चुके हैं। इन बीइंग्स का काम बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है क्योंकि इन्हें चुना गया है अपने किसी अधिकार के लिए। जैसे हम वॉचर की बात करें तो उसे सिर्फ इवेंट को देखना है, किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए। और अगर वॉचर इंटरफेयर कर देता है तो इसका मतलब साफ है कि एक मल्टीवर्सल लेवल का खतरा सामने आ रहा है। साथ ही इन्हीं में इन बिटवीनर, स्ट्रेंजर, ईगो द लिविंग प्लेनेट और क्रोनोस को भी शामिल कर सकते हैं। नल द सिम्बॉयड गॉड भी इसमें आ जाता है जिसका अस्तित्व लाइट और टाइम से भी पहले मौजूद था। उस समय का जब क्रिएशन शुरू नहीं हुआ था, बस एक डार्क अंधेरा था। नल का कोई जन्म नहीं है बल्कि डार्कनेस ही उसकी सत्ता थी जो सेलेस्टियल आने के बाद और लाइफ की क्रिएशन के बाद नल से छीन ली गई। इसी श्रेणी में सेलेस्टियल भी आ जाते हैं जिन्होंने मल्टीवर्स में लाइट और लाइफ की शुरुआत की थी। साथ ही ये उन प्लेनेट को डिस्ट्रॉय भी करते हैं जो लाइफ को डिस्टर्ब करती है। ये स्पेस टाइम मैटर को मैनिपुलेट कर सकते हैं और इनमें भी अलग अलग पोजीशन है। जैसे अरिशम सेलेस्टियल जो एक जज है, ये आदेश देता है कि किसको अस्तित्व में होना चाहिए और किसको नहीं। पूरी की पूरी सभ्यता या प्लेनेट ये अपने जजमेंट से नष्ट कर सकता है। इनमें गैलेक्टस को भी गिना जाता है, लेकिन गैलेक्टस का रोल इन सबसे काफी अलग है। ये सेलेस्टियल से लड़ता है क्योंकि कॉमिक्स में जो प्लेनेट सेलेस्टियल नष्ट कर देते थे, गैलेक्टस उन्हें खाने ही वाला होता है। मतलब गैलेक्टस की भूख जिससे मिटती है, सेलेस्टियल वो उसे पहले ही नष्ट कर देते थे। और गैलेक्टस की ओरिजिन कहानी तो हम सभी को पता है कि ये पिछले मल्टीवर्स से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था जो अगले मल्टीवर्स के लिए गैलेक्टस बना। और कॉमिक्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को भी गैलेक्टस के लिए चुना जा चुका है। इसीलिए इस गॉड के साथ ह्यूमन लाइफ का जुड़ना इसके अंदर एक भूख पैदा कर देता है जो ह्यूमंस का एक बेसिक नेचर है। फिर इसके बाद आते हैं इटर्निटी, इन्फिनिटी, डेथ, ऑब्लियन, केओस और कई सारे और भी हैं। इटर्निटी खुद में एक लिविंग यूनिवर्स है और बाकी भी ये जितने भी हैं वो पावरफुल तो हैं ही, साथ ही एक कॉन्सेप्ट भी है। जैसे डेथ, यूनिवर्स में अगर कुछ भी नहीं बचता है, सबको अगर मार दिया जाता है तो डेथ का भी कॉन्सेप्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। वही इन सबसे ऊपर और इन सबसे पहले भी एक एंटिटी का जन्म हुआ जिसे कहा गया फर्स्ट फर्मामेंट। ये था पहला मार्वल मल्टीवर्स या पहला मार्वल यूनिवर्स। और इसी के वजूद के बाद बाकी मल्टीवर्स बनना शुरू हुए और ऐसे हर बार अपनी साइकिल को पूरा करते हुए जब एक नया मल्टीवर्स बनता तो हर एक नए मल्टीवर्स में कुछ कैरेक्टर ऐड हो जाते और कुछ बाहर निकल जाते। मार्वल कॉमिक्स में ये लगभग 10 बार हो चुका है और शायद एमसीयू में ये तीसरा या चौथा है। खैर, यहाँ पर मार्वल मल्टीवर्स के जन्म मरण से ऊपर आता है बियॉन्डर जो मल्टीवर्स से परे है, लेकिन फिर भी इसका इंटरफेयर मल्टीवर्स में लगातार कॉमिक्स में देखने को मिला है। बियॉन्डर सीधा रीजन है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर के इवेंट का, जहां वो बस ये देखना चाहता था कि अच्छाई की बुराई पर जीत होती है या बुराई की अच्छाई पर जीत। क्योंकि बियॉन्डर का एक नेचर है कि वो ह्यूमन फीलिंग्स को महसूस नहीं कर सकता। इसका यहाँ तक ये भी कहना है कि उसकी सोच मात्र से ये पूरा मल्टीवर्स क्रिएट हुआ है। और जिस रेल्म से बियॉन्डर आता है उसे बियॉन्ड रेल्म कहा जाता है जो स्पेस टाइम रियलिटी से परे है। बियॉन्डर नियर ओमनीपोटेंट है और नियर इसलिए क्योंकि बियॉन्डर को बाद में रेडकॉन कर दिया गया था। इसी में अगला नाम आता है लिविंग ट्राइब्यूनल का जो मल्टीवर्स का जज है और ये मल्टीवर्स में एक बैलेंस बनाए रखता है और रियलिटी को कंट्रोल कर सकता है। अपने इस पोजीशन के हिसाब से वो लिमिटेड पावर का यूज करता है, लेकिन अगर ये चाहे तो ये बियॉन्डर की पावर जितना जा सकता है। बस यहाँ बियॉन्डर फ्री है, लेकिन लिविंग ट्राइब्यूनल इस कॉस्मिक नेसेसिटी से बंधा हुआ है। और फिर इसके बाद आता है सबसे पावरफुल बीइंग वन अबव ऑल, जिसे हर किसी की शुरुआत और एंड करने वाला कहा जाता है। एकमात्र ऐसा पावरफुल बीइंग जो ऑल टाइम ओमनीपोटेंट ओमनीप्रेजेंस है।
कॉमिक्स में वन अबव ऑल को क्रिएशन से जोड़कर दिखाया गया है, जो जाहिर तौर पर स्टैन ली को डेडिकेटेड है। एमसीयू में भी जब स्टैन ली के कैमियो हो रहे थे तब भी इस चीज को हमें ऐसे इनडायरेक्टली दिखाया जा रहा था। वहीं यहाँ वन अबव ऑल का एक दूसरा भी पहलू है जिसे कहा जाता है वन अबव बिलो, जो सब कुछ नष्ट और सब कुछ खत्म कर सकता है, एक डिस्ट्रॉयर जैसा। कहा यह जाता है कि जहां वन अबव बिलो का इंटरफियर होता है वहां सब कुछ मिट जाता है, मतलब कुछ भी नहीं बचता। और वन अबव बिलो की फेथ को हल्क से जोड़कर दिखाया गया है क्योंकि इसका प्राइम सोर्स गामा रेडिएशन है। जैसे ब्रूस बैनर गामा रेडिएशन से पागल हो जाता है, वैसे ही वन अबव बिलो को दिखाया गया है जिसको आप एक पागल औलाद जैसा भी कह सकते हो। तो ये थे मार्वल मल्टीवर्स के कुछ पावरफुल बीइंग्स, लेकिन यहाँ मैंने इन सभी को कोई रैंकिंग के हिसाब से नहीं रखा है, बल्कि पोजीशन बाय डिस्क्राइब करने की मैंने एक कोशिश की है। शायद मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे करेक्ट कर सकते हो। और हाँ यार, एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक कमेंट हाइप ये भी कर देना। और आप सभी को हैप्पी दिवाली। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड हैप्पी दिवाली।